हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील गुप्ता जीआरडी इंटर कॉलेज आर्ट से आप लोगों की ऑनलाइन क्लास लेकर उपस्थित हूँ। और आप लोग कोरोना काल में अपने घर में रहते हुए सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे हुए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैद्युत अपघटनी सेल की विभिन्न चालकताओं को ज्ञात करने के लिए कोलराउस नियम को पढ़ा था और उससे संबंधित सवाल को भी हल कर लिया था। तो आज बच्चों हम पढ़ते हैं बैटरियां और व्यापारिक सेल। तो देखिए बच्चों, बैटरियां व व्यापारिक सेल। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि बैटरियां यानी बैटरी कैसे बनती है। तो बैटरी का मतलब होता है श्रेणी क्रम में गैल्वेनिक सेलों का संयोजन। और ये वही युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो बच्चों देखिए, बैटरी का मतलब हो जाएगा श्रेणी क्रम में गैल्वेनिक सेल का संयोजन। श्रेणी क्रम में गैल्वेनिक सेल का संयोजन, और इससे जो हमको मिलेगा उसको हम कहेंगे बैटरी। गैल्वेनिक सेल आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ था, डेनियल सेल। अगर हम बहुत सारी प्लेटों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हमको बैटरी प्राप्त हो जाएगी। और ये जो बैटरी होगी यह विभिन्न इलेक्ट्रोडों को प्रयोग करके यानी विभिन्न गैल्वेनिक सेलों का उपयोग करके हम बना सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे ये व्यापारिक सेल या बैटरियां दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार। पहले प्रकार में आएगा प्राथमिक सेल। ऑब्लिक बैटरी। एक है तो उसको सेल कहेंगे, और एक से ज्यादा सेल आपस में जुड़े हुए श्रेणी क्रम में तो उसको हम बैटरी कहेंगे। तो अब प्राथमिक सेल यानी इसको हम प्राइमरी सेल कहेंगे अंग्रेजी में, प्राइमरी सेल। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी वो होगी अनुत्क्रमणीय। तो मैं लिख देता हूं अनुत्क्रमणीय रेडॉक्स अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय रेडॉक्स अभिक्रिया कहने का मतलब क्या हुआ, ये सेल नॉट चार्जेबल होंगे, नॉट चार्जेबल। एक बार इसको हम प्रयोग में ले आएंगे तो उसको दोबारा चार्ज करना संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार के सेल होंगे हमारे प्राथमिक सेल। और दूसरे प्रकार में हम पढ़ेंगे द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल इनको हम कहेंगे सेकेंडरी सेल। और इसमें हमको ध्यान रखना है कि ये उत्क्रमणीय रेडॉक्स अभिक्रिया को संपन्न कराएंगे। मतलब ये हुआ कि इस तरफ प्राथमिक में इरिवर्सिबल रेडॉक्स रिएक्शन होना है और द्वितीयक में रिवर्सिबल रेडॉक्स रिएक्शन संपन्न होना है। तो इसको हम कई बार चार्ज कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं रिचार्जेबल। एक बार डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर इसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। अब इनके उदाहरणों को देख लेते हैं।
तो प्राथमिक सेल में पहला उदाहरण है जिसको हमको पढ़ना है, आपके कोर्स में है लैग्रांजे सेल। इसी को ही हम शुष्क सेल भी कहते हैं, शुष्क सेल। और दूसरा आपको उदाहरण पढ़ना है इसमें मरकरी सेल, मरकरी सेल। ये पहले प्रकार का सेल है जिसका उपयोग हम ट्रांजिस्टर में, दीवार घड़ी में, टॉर्च में करते हैं। और दूसरा वाला जो सेल है ये छोटे आकार का होता है, इसका उपयोग हम करते हैं श्रवण यंत्रों में या हाथ वाली कलाई वाली घड़ी में। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना है। अभी हम जब इसको पढ़ेंगे तो इस उपयोग को नोट भी कर लेंगे, जान भी लेंगे फिर से। और द्वितीयक सेल में जो कि चार्जेबल होते हैं, इसके उदाहरण हैं, पहला आपको पढ़ना है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी इसको कहते हैं हम। और दूसरा आपको पढ़ना है निकेल कैडमियम सेल, निकेल कैडमियम सेल ये आपके पाठ्यक्रम में है। हालांकि निकेल कैडमियम सेल का बहुत थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को आपके कोर्स में दी गई है, तो उतना ही पढ़ेंगे, बाकी सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, प्राथमिक सेल में अब हम पढ़ेंगे पहला लैग्रांजे सेल, इसी को हम कहते हैं शुष्क सेल। तो देखिए बच्चों, लैग्रांजे, लैग्रांजे सेल या शुष्क सेल, शुष्क सेल, ये पहला प्राथमिक सेल है। तो अब कोई भी सेल हम पढ़ते हैं तो उसमें तीन चीजें हमको ध्यान रखनी है। प्रत्येक सेल में इस बात को हम अप्लाई करेंगे। पहला होगा एनोड, दूसरा होगा कैथोड और तीसरा होगा वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य आधा आएगा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। और ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा अथवा पेस्ट के रूप में रहेगा, ठीक, ताकि वो आयन दे सके और आयनों के द्वारा ही आवेश प्रवाह संभव होगा, ताकि धारा का प्रवाह हो सके। तो यहां इस लैग्रांजे सेल में एनोड होता है जिंक का पात्र, जिंक का पात्र, और कैथोड बना होता है MnO2 व C यानी कार्बन चूर्ण से घिरी हुई ग्रेफाइट छड़, ग्रेफाइट कार्बन का ही अपर रूप है, इसको आप लोग जानते हैं। और वैद्युत अपघट्य के रूप में NH4Cl व ZnCl2 का नम पेस्ट होता है। एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों कि ये जो वैद्युत अपघट्य होगा यह एनोड व कैथोड के बीच भरा होगा, एनोड व कैथोड के बीच भरा। ठीक है, आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम महत्वपूर्ण है, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये कई बार एग्जाम में एक्सप्लेन करने को आया है कि शुष्क सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो कोई भी सेल जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले हम एनोड, कैथोड और वैद्युत अपघट्य लिखेंगे। इसके बाद
चित्र वर्णन केवल इसी का आता है लेग्रांजे का, तो उसका चित्र बनाएंगे, उसमें एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को लिखेंगे और इसके बाद उसका उपयोग लिख देंगे। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो आपने देखा होगा जो टार्च में रेडियो में सेल लगता है उसमें इस प्रकार से जिंक का एक आवरण होता है, जिंक का आवरण। मैं यहां लिख देता हूं इस तरह, जिंक का पात्र। और ये जिंक एनोड का कार्य करेगा, एनोड। बीचों बीच आपको बनानी है ग्रेफाइट की छड़। ध्यान रखना है इसको नीचे जिंक के पात्र से स्पर्श नहीं कराना है। ठीक, और इसमें आपने देखा होगा सेल में पीतल की टोपी लगी होती है, तो ऊपर की ओर वो टोपी लगी रहेगी और ये हमको ग्रेफाइट छड़ बना देना है यहां पर, जो कि कैथोड का कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके चारों ओर MnO2 कार्बन का चूर्ण होता है, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं। ये हो गया MnO2+C। और कैथोड तथा एनोड के बीच वैद्युत घट भरा होगा, तो इसको हमने ऐसे अलग पॉइंट पॉइंट करके बना लिया, जो कि नम पेस्ट के रूप में रहेगा। ये NH4Cl प्लस ZnCl2 का नम पेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर Zn+2 आयन उपस्थित होगा, NH4+ आयन उपस्थित होगा, जो कि रिएक्शन में भाग लेगा। ठीक है बच्चों, अब यदि हम इस सेल को परिपथ से जोड़ देंगे, कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहां पर एनोड और कैथोड के बीच एक बल्ब लगा देते हैं। एक बल्ब हमने लगा दिया, तो ये बल्ब जलेगा और ध्यान देना है हमको, यहां पर हमको जो वोल्टेज मिलता है वह है 1.5 V, यानी 1.5 वोल्ट का ये लेग्रांजी सेल हमको वोल्टेज देता है। लेकिन कब देगा? जबकि इसको हम परिपथ में जोड़ेंगे। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक बल्ब लगा दिया एनोड और कैथोड के बीच, तो वो बल्ब जलने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसकी रिएक्शन को समझते हैं। नीचे यहाँ लिख लेते हैं शुष्क सेल। शुष्क सेल, ये शुष्क सेल का डायग्राम हो गया। ध्यान दीजिए बच्चों, परिपथ में एनोड व कैथोड पर संपन्न होने वाली क्रियाएं, संपन्न होने वाली क्रियाएं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एनोड पर। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, हमने लिख दिया यहां पर एनोड पर ऑक्सीकरण। अच्छा बच्चों, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो सेल हैं, इन सेलों में रिडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। तो इस सेल में जो
जो एनोड होगा वो होगा नेगेटिव, यहां मैं लिख भी देता हूं, एनोड नेगेटिव होगा और ये जो कैथोड है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, इस बात को हमको ध्यान रखना है। तो एनोड नेगेटिव पर ऑक्सीकरण होगा, ध्यान दीजिएगा। एनोड कहां पर है? एनोड देखिए इसमें जिंक का बना हुआ है, तो जिंक का ऑक्सीकरण होगा, ये सबसे आसान समीकरण है। Zn कन्वर्ट होगा Zn+2 में और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? Zn 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीकृत हो जाएगा। कहां पर होगा? एनोड पर। अब जो कैथोड वाली रिएक्शन है वो थोड़ा ध्यान देने वाली है। कैथोड ये प्लस होता है, यहां पर क्या मिलना है हमको? आप चेन ध्यान दीजिए, कैथोड पर क्या है? ग्रेफाइट की छड़ और इसके चारों ओर क्या है? MnO2 और कार्बन का जोड़ है। तो यहाँ रिएक्शन में भाग लेता है MnO2। ध्यान दीजिए बच्चों, MnO2 ये रिएक्शन में भाग लेगा और ये बनाता है, जो प्रोडक्ट बनाता है उसको मैं यहाँ लिख देता हूं, आप लोग ध्यान देंगे, MnOOH नेगेटिव, यानी कि मैग्नीज का हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दोनों उसमें उपस्थित रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखें यहां पर MnO2 में ऑक्सीजन तो है इसके पास, हाइड्रोजन कहां से आएगा? तो हाइड्रोजन आता है NH4+ से, NH4+ से, और ये NH4+ कहां से आएगा? ध्यान दीजिए, NH4Cl से, मैंने यहां पर लिख भी दिया है NH4Cl से। NH4Cl देखिए वैद्युत अपघट्य के रूप में उपस्थित था, तो वैद्युत अपघट्य के रूप में उपस्थित होने के कारण यहां NH4Cl से NH4+ रिएक्शन में भाग लेगा और ये एक H जब इसको देगा तो बन जाएगा MnOOH। अब यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा NH3। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ NH3 बचेगा तो हमने यहाँ पर NH3 लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ आवेश को बैलेंस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्लस को समाप्त करने के लिए अभिकारकों के साथ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, तो इसको हमने जोड़ दिया। ठीक, तो ये हमारा कैथोड पर संपन्न होने वाली अभिक्रिया का समीकरण हमको प्राप्त हो गया। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से संतुलित है। Mn यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इसी में ही देखिए MnOOH में 2 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ 4 है, 1 और ये 3, 4 हाइड्रोजन, एक इस तरफ और एक इस तरफ, हमारा पूरा समीकरण संतुलित है। लेकिन हमको एक और बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो NH3 बनेगा वह गैसियस अवस्था में रहता है, G मैंने लिख दिया। तो इसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रबंध हमने इस सेल में किया हुआ है जिसकी वजह से ये NH3 उसके साथ मिलकर एक दूसरा संकर यौगिक या संकर आयन बना लेता है और ये यहां से पृथक हो जाता है। तो उस इक्वेशन को हम और लिख लेते हैं, Zn+2 + 4NH3 ये आपस में मिलकर बना लेते हैं ZnNH3 बड़े कोष्ठक में लिखेंगे इसको और +2। ये एक संकर स्पीशीज है जिस पर प्लस आवेश है, तो इसको हम कहेंगे धनायनिक संकर, और ये जल में विलीय होगा, तो मैंने यहां लिख दिया AQ, जल में विलीय। अर्थात ये जो NH3 बनेगा वह संकर स्पीशीज में परिवर्तित होगा ताकि सेल को ये कोई भी डिस्टरबेंस नहीं देगा। अदरवाइज अगर NH3 गैसीय रूप में ही बना रहता तो वो गैस इस सेल में एकत्रित होती तो इस सेल के विस्फोट होने का भी डर बना रहता। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए हमने एनोड और कैथोड दोनों पर होने वाली अभिक्रियाओं को लिख लिया।
अगर हम चाहें इन दोनों के द्वारा कंप्लीट रिएक्शन को बनाना, तो देखिए इसमें यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, कैथोड वाली रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कैथोड वाली रिएक्शन में भी हम 2 का गुणा कर देंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमको कंप्लीट सेल अभिक्रिया मिल जाएगी। हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा जटिल भी होती है, तो हमें यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा पूरा हो गया लैग्रांजी सेल। इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। एनोड, कैथोड और वैक्यूम, ये 3 चीजें हम किसी भी सेल में लिखेंगे। इसके बाद 75 वर्णन केवल एक ही का आता है लैग्रांजी का, तो उसका हमने कंप्लीट कर लिया। इस सेल में जिंक का पात्र है जिसमें ग्रेफाइट की छड़, ये देख पा रहे हैं आप, कैथोड का कार्य करती है, जिंक का पात्र एनोड का कार्य करता है, और जो ग्रेफाइट की छड़ है वह MnO2 और कार्बन चूर्ण से घिरी रहती है। इनका भी अपना काम होता है। देखिए MnO2 कैथोड पर अपचयन में प्रयुक्त हुआ, कार्बन ये ग्रेफाइट को सपोर्ट करता है, और एनोड तथा कैथोड के बीच ये NH4Cl तथा ZnCl2 का पेस्ट कर दिया, जिसमें से दोनों का ही उपयोग हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि NH4+ से NH3 मिला था, उस NH3 को यही ZnCl2 से मिलने वाले Zn+2 ने संकर आयन में परिवर्तित कर दिया। ठीक है बच्चों, इस सेल के द्वारा हमको 1.5 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा, और इसका उपयोग लास्ट में यही रह जाता है उपयोग, तो उपयोग हो जाएगा इसका दीवार घड़ी, ट्रांजिस्टर यानी कि रेडियो, मैं लिख देता हूं यहां रेडियो, टॉर्च आदि में ऊर्जा के स्रोत के रूप में, तो ये आपको उपयोगी हो गया। इतना आप लिख देंगे लैग्रांजी सेल में तो आपके पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हम दूसरा प्राथमिक सेल पढ़ते हैं, मरकरी सेल। दूसरा सेल है मरकरी सेल। तो पहले की तरह हम 3 चीजों को लिखेंगे। एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड ये पॉजिटिव होगा, और तीसरा वैद्युत अपघट्ट। तो एनोड के रूप में यहां लिया जाता है ZnHg, इसको हम कहते हैं जिंक मरकरी अमलगम। जिंक मरकरी अमलगम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Zn और कोष्टक में Hg। ये इस वजह से कि रिएक्शन में जिंक भाग लेगा, मरकरी भाग नहीं लेगा। आप लोग ये जानते भी हैं, ECS में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Zn पहले रखा हुआ है, तो इसके सक्रियता ज्यादा रहेगी, ऑक्सीकरण Zn+2 का ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको पहले से पता है, रिएक्शन बनाने में हमें आसानी मिलेगी। कैथोड यहां पर होता है HgO+C। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का कैथोड बना होता है, और वैद्युत अपघट्ट के रूप में KOH प्लस ZnO लिया जाता है। KOH प्लस ZnO का नम पेस्ट। ठीक है बच्चों, अब हम जब इसको प्रयोग में लाएंगे तो होने वाली अभिक्रिया यहां लिखते हैं संपन्न होने वाली क्रिया। ध्यान दीजिए, पहले रिएक्शन हम देखते हैं एनोड नेगेटिव,
ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। अब ध्यान दीजिए एनोड पर क्या है, ZnHg अमलगम है, ये ऑक्सीकृत होकर बनाएगा ZnO। क्या बनाएगा बच्चों, ZnO। ठीक, अब इस O के लिए देखिए कहां से आएगा O, तो O आता है यहां पर KOH से, प्लस OH नेगेटिव लिखा हमने, ये कहां से आएगा, KOH से। ठीक, साथ में हमने ZnO लिया था, तो ये जो बनेगा ZnO वहीं पर एकत्रित हो जाएगा और इसकी वजह से कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली। ये सेल लगातार काम करता रहेगा और कांस्टेंट रूप से वोल्टता प्रदान करेगा, इसकी वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यद्यपि लैग्रांजी सेल की वोल्टता धीरे धीरे सेल को प्रयोग करते रहने पर थोड़ा घट जाती है, तो इस दृष्टिकोण से काफी बेहतर होता है। तो अब देखिए ये O Zn के साथ मिलकर ZnO बना लेगा, तो यहाँ H बचेगा। अब वो H क्या करेगा, H2 के रूप में निकलेगा। जब H2 बनाएगा तो इसके लिए हमको 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ OH नेगेटिव में 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देख पा रहे हैं आप ये समीकरण बैलेंस है, लेकिन अभी इसमें हमको आवेश को संतुलित करने की आवश्यकता है। तो आवेश देखें हम यहाँ अभिकारकों में -2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट में 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा समीकरण बनाते हैं, कैथोड जो कि प्लस होगा पर अपचयन, कैथोड पर अपचयन। तो कैथोड में देखिए क्या रखा हुआ, ये HGO है, HGO साथ में कार्बन भी है, लेकिन रिएक्शन में भाग लेगा HGO। ठीक है बच्चों, तो HGO ये अपचयित होकर Hg में परिवर्तित होगा, जो कि द्रव अवस्था में रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो अब इस रिएक्शन को बहुत बेहतर ढंग से समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पहली रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट के रूप में मिला है H2O और 2E नेगेटिव, उसको हम यहाँ अभिकारकों में लिख लेते हैं, प्लस H2O प्लस 2E नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए यहां से एक ऑक्सीजन निकलेगा और ये एक ऑक्सीजन H2O के साथ मिलकर 2OH नेगेटिव बना देगा, तो हमको साथ में यहाँ क्या मिलेगा, प्लस में 2OH नेगेटिव। इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। तो इस प्रकार एनोड और कैथोड दोनों पर होने वाली अभिक्रियाओं को हमने लिख लिया है। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो देखिए जोड़ने पर क्या मिलेगा हमको, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद 2OH नेगेटिव देखिए यहां पर है, पहले रिएक्शन में अभिकारक में, दूसरे में प्रोडक्ट में, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से H2O भी कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा Zn कोष्टक में Hg प्लस यहां से मिला HgO इक्वल्स यहां मिलेगा हमको ZnO प्लस Hg। ये हमने L लिख दिया, द्रव अवस्था में रहता ही है, बाकी ये S ठोस अवस्था में रहेगा। अब देखिए यहाँ Zn Hg में Hg रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, वहीं पर नीचे एकत्रित हो जाएगा, केवल Zn भाग लेगा। तो यहाँ ZnO में आपने देखा उसका परिवर्तन हुआ, यहाँ इसमें कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। Zn Hg के रूप में लिखा है, लेकिन Hg नीचे अलग हो जाएगा रिएक्शन के दौरान, केवल Zn रिएक्शन में भाग लेगा। तो बच्चों इस रिएक्शन के द्वारा हमको जो E07 मिलता है वह है 1.35 वोल्ट, 1.35 वोल्ट। और ये वोल्टता पूरे सेल में
स्थिर रहती है, परिवर्तित नहीं होती। अब इसका उपयोग और लिख लेते हैं लास्ट में। इसका उपयोग श्रवण यंत्रों व कलाई घड़ी आदि में ऊर्जा के स्रोत के रूप में अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब इसके आगे पढ़ते हैं हम द्वितीयक सेल। इनको संचायक सेल भी कहते हैं। द्वितीयक सेल ऑब्लिक करके लिख लिया हमने संचायक सेल। संचायक सेल, इसका उदाहरण आपने देखा था इसी लेक्चर में ही आपने, सीसा संचायक सेल और निकल कैडमियम संचायक सेल। तो आपके पाठ्यक्रम में दोनों ही हैं, लेकिन सीसा संचायक सेल अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो पहले हम उसको पढ़ेंगे। पहला है इसके अंतर्गत लेड, ऑब्लिक करके लिख दिया हमने सीसा संचायक सेल। और अगर एक से ज्यादा सेल हम जोड़ देंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। ठीक है बच्चों, और इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे लेड, LEAD अंग्रेजी होती है इसकी। लेड स्टोरेज सेल ऑब्लिक बैटरी। ठीक, तो जैसे ही आपने पिछले सेलों में पढ़ा कि हम किसी भी सेल को पढ़ते हैं तो एनोड, कैथोड और वैद्युत हमको लिखना होता है। तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं, एनोड, कैथोड, वैद्युत अपघट्य। ध्यान देंगे, एनोड बना होता है लेड का, पीबी की प्लेट, ऑब्लिक इसको हम छड़ भी कह सकते हैं। ठीक, कैथोड बना होता है PbO2 से भरा Pb, और ये भी किस रूप में रहेगा, प्लेट ऑब्लिक छड़ के रूप में। और वैद्युत अपघट्य के रूप में यहां भरते हैं 38% H2SO4। क्या भरते हैं, 38% H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का 38% विलयन H2SO4 वैद्युत अपघट्य के रूप में भरा जाएगा। यहां रिएक्शनों को समझने के लिए हमको एक बात और दिमाग में रखनी है कि चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, वो दोनों PbSO4 में परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है, PbSO4 में। और अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दोनों की रिएक्शन में H2SO4 का उपयोग होगा, क्योंकि H2SO4 ही SO4-2 देगा, जो कि एनोड और कैथोड पर PbSO4 को बनाने में प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इनकी रिएक्शंस को बनाते हैं। एक बात और, आप लोग यहां देख पा रहे होंगे हमने एनोड पर कोई साइन नहीं लिखा है, ऐसे ही कैथोड पर भी कोई चिन्ह नहीं लगाया हुआ है। और ये इस वजह से क्योंकि ये सेकेंडरी सेल है जो कि उत्क्रमणीय रिडॉक्स अभिक्रिया का पालन करता है। ठीक है बच्चों, तो वैसे हम रिएक्शन तो बनाएंगे सामान्य सेल की तरह, लेकिन जब हम जोड़ेंगे तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के समीकरण हमको प्राप्त हो सकते हैं। तो ध्यान देंगे, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, हम इसको लिख लेते हैं ताकि हमको समीकरण को समझने में आसानी हो। ध्यान दीजिए, एनोड क्या है, Pb, तो Pb ये काहे में बदल रहा है, थोड़ा सा गैप देके हमने
दिया PbSO4 में परिवर्तित हो रहा है। ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो अब SO4 कहां से आएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए SO4 -2 ये आएगा H2SO4 से। मैं लिख भी देता हूं इस बात को, आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ Pb बैलेंस SO4 सारा कुछ बैलेंस, केवल हमें आवेश को संतुलित करना है, तो इसके लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे प्रोडक्ट के साथ। और वैसे भी आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि एनोड पर ऑक्सीकरण होगा तो Pb यहाँ Pb+2 में परिवर्तित होगा, तो Pb+2 में जब ये परिवर्तित होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा ना, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो हमको यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब कैथोड वाला समीकरण लिखते हैं। कैथोड पर अपचयन होगा, अपचयन, तो कैथोड पर है क्या, ये PbO2 से भरा Pb, तो यहाँ रिएक्शन में भाग लेता है PbO2, तो PbO2 से स्टार्ट करेंगे हम PbO2 और ये क्या बनाएगा, थोड़ा सा गैप देके हम लिख लेंगे तो फिर से वही बनाएगा PbSO4। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि Pb की ऑक्सीडेशन नंबर होगी +4, मैं लिख देता हूं +4, और यहाँ PbSO4 में होगा +2। तो आप देख रहे हैं कि 4 से ये 2 में परिवर्तित हुआ, अतः ऑक्सीजन संख्या में कमी हुई और कमी हुई तो अपचयन हो गया। कहां पर हुआ, कैथोड पर। अब ध्यान दीजिए यहाँ Pb से PbSO4 बनाने के लिए हमको SO4 - 2 की आवश्यकता होगी, और ये कहां से आएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से आएगा, H2SO4 से आएगा। अब यहां ध्यान दीजिए Pb से तो बन गया PbSO4, अब इसके साथ 2 ऑक्सीजन भी है तो ये बनाएंगे जल, तो हमने लिख दिया प्लस में 2H2O, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो जल के 2 अणु हमको मिलेंगे साथ में। अब जल को बनाने के लिए हमको 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, तो हम अभिकारक में और जोड़ देंगे 4H+, ये हमने जोड़ दिया। अब देखिए बैलेंस है, हमारे इक्वेशन तो बैलेंस हो गया, लेकिन आवेश को बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ ये +2 कोई आवेश नहीं है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं कर लेना है आपको, केवल आवेश यहाँ देखें आप SO4 और -2, और ये हाइड्रोजन पर टोटल प्लस का 4, तो अगर इसको हम देखेंगे आएगा प्लस का 2, और अगर कोई आवेश नहीं है तो बैलेंस करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अभिकारकों के साथ जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमको ये दूसरा इक्वेशन भी प्राप्त हो गया है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें तो देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद हमको बाकी को इकट्ठा करके लिख देना है, तो देखिए यहाँ Pb मिलेगा, Pb प्लस SO4 एक ये है और एक ये है, तो हम लिख देते हैं 2SO4 -2, यहाँ प्लस PbO2, साथ में क्या रह गया इधर प्लस 4H+ इक्वल्स PbSO4 ऊपर भी और नीचे भी है, तो ये मिल जाएगा 2PbSO4 प्लस 2H2O। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही। यहाँ पर ये SO4 -2 और ये 4H+ आपस में मिलकर H2SO4 बना लेते हैं, तो चाहे तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ इस रूप में लिखने का एक फायदा हमको सीधा सा नजर आ रहा है, और वो क्या है, यहाँ हमको आयन मिल रहे हैं, यानी आयन का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो आयन जब डिस्चार्ज होंगे तो PbSO4 और H2O बना लेंगे, अर्थात आप समझ पा रहे हैं कि आगे की तरफ जाने पर यहाँ डिस्चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। और यदि हम इसी समीकरण को पलट के लिख दें या इसमें उत्क्रमणीय चिन्ह लगा दें, जैसे कि मैंने यहां लगा दिया है, तो ये पीछे की तरफ आने पर चार्जिंग हो जाएगी।
चार्जिंग का मतलब चार्ज यानी आवेशों का प्राप्त होना, और डिस्चार्जिंग का मतलब है आवेशों का समाप्त होना। ठीक है बच्चों, तो अब हम इनका उपयोग और लिख लेते हैं। उपयोग मोटर वाहनों, कारों आदि में ऊर्जा के स्रोत तथा इन्वर्टर की बैटरी के निर्माण में, यह बैटरी के रूप में लिखना याद रखना, बैटरी के रूप में। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने ये बेहद महत्वपूर्ण सीसा संचायक सेल को आपने पढ़ा, जो कि आपके घरों में भी इन्वर्टर की बैटरी के रूप में आपके यहाँ रखा हुआ है, और जो भी आप वाहनों का इस्तेमाल करते हैं उनमें एक पानी वाली बैटरी है, तो आप कंफर्म जान लीजिए वो सीसा संचायक सेल ही है, जिसमें एक से ज्यादा सेल लगे हुए हैं तो उसको हम बैटरी कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों एक और संचायक सेल है, उसको भी देख लेते हैं। निकेल कैडमियम संचायक सेल। संचायक सेल का मतलब होता है ये स्टोर कर लेगा एनर्जी को। ठीक, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ये संक्षेप में ही पढ़ना है इसको कि ये पीवी संचायक सेल से महंगा होता है तथा कार्य अवधि अधिक होती है। इसकी जो लाइफ है वह सीसा संचायक सेल से अधिक होगी। तो अब इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं हम, केवल रिएक्शन पढ़नी है आपको। सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया। ठीक, तो यहां कैडमियम और NiOH का होल थ्राइस देखते हैं, उत्क्रमणीय चिन्ह के रूप में लिखेंगे रिएक्शन, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के लिए बन जाएगा। तो यहाँ कैडमियम बनाएगा कैडमियम ऑक्साइड। ठीक, जब ये कैडमियम ऑक्साइड बनाएगा तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इसका ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, और ऑक्सीकरण किस पर होता है? एनोड पर। तो यहाँ ये कैडमियम ये भाग होगा एनोड का, और ये Ni वाला ये भाग होगा कैथोड का। ठीक है बच्चों, तो ये भी हम इस रिएक्शन के माध्यम से सीखेंगे, समझेंगे इस बात को। और यहाँ NiOH का जो होल थ्राइस है वो कन्वर्ट होता है NiOH का होल ट्वाइस में, यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 3 से 2 में तो कम हो गई यानी अब चेन हो गया। किस पर होता है? कैथोड पर। तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ बैलेंस करने के लिए एक H2O निकलता है, और अगर इसको हम पूरी तरह से बैलेंस करना चाहें तो यहाँ NiOH को होल थ्राइस में 2 का गुणा करेंगे, तो NiOH को होल ट्वाइस में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। तो एक ऑक्सीजन यहाँ CDO के साथ रहा, 4 यहाँ पर है, एक जल को बनाने में खर्च हो गया। तो बच्चों ये आप देख पा रहे हैं कि ये संतुलित समीकरण मैंने लिख दिया है, इसको आपको सीख लेना है। आगे की तरफ जाने पर सीसा संचायक सेल की तरह डिस्चार्जिंग होगी, डिस्चार्जिंग, और पीछे की तरफ चार्जिंग। ठीक है बच्चों, तो इसका इस्तेमाल चूंकि महंगा है तो बहुत कम किया जाएगा, लेकिन ये बेहतर विकल्प है सीसा संचायक सेल की तुलना में, क्योंकि इसकी कार्य अवधि ज्यादा होती है, ये लंबे समय तक काम करता है। तो
बच्चों आज आप लोगों ने व्यापारिक सेल और बैटरियों का अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और अपने साथ पढ़ने वाले उन छात्रों को इस ऑनलाइन क्लास के बारे में अवगत कराएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि समय समय पर आपको वीडियो के अपडेट मिलते रहें। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।